सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो 2023 के मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं। कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर है वो मैं अभी आपको हल करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके सामने है ये कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा 2023 का ये मॉडल पेपर है और इस साल का जो 2023 का जो पेपर होना है वो इसी मॉडल के आधार पर होना है और इस मॉडल पेपर को मैं आज हल करवा रहा हूँ। इस पेपर के अंदर जो छोटे प्रश्न हैं इनको मैं इस पेपर के अंदर ही हल कर रहा हूँ, बाकी आपको अलग से हल करके बताऊंगा। खंड ए है जिसके अंदर हमारे सामने 4 विकल्प मौजूद रहेंगे, उनमें से हमें जो विकल्प सही है उसका हमें आंसर देना है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 12 और 15 का लय सेपय और मैं सेपय ज्ञात करना है, यानी कि हमें 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो नॉर्मली आप इनके गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हो, मैं यही आपको करके बता रहा हूँ। जैसे 12 के अपने जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 × 2 × 3 और जो अपने 15 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे अपने 3 × 5। तो जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम अपने 2 × 2 × 3 × 5 होगा और एचसीएफ जो होगा वो होगा अपने कॉमन 3 है तो 3, यानी एलसीएम 2 दूनी 4, 4 तिरे 12, 12 पंजे कितने हो गए 60, यानी इसके अंदर 60 और 3 जो ए उत्तर है वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके बहुपद में 3x² + 4x - 2 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यकों की संख्या, कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, या तो उसके अंदर शून्यकों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वो किस कंडीशन के अंदर होगा, जब b² - 4ac जो होता है वो शून्य से छोटा हो जाता है तो शून्यकों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वरना जो इसमें शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी। अगला जो प्रश्न है आपके कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक है वो 0 0 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो हमारे पास में x और y के नीचे 4 दिए हुए हैं, हम देखेंगे कि इसको संतुष्ट करने वाला कौन है। तो इसको संतुष्ट करने वाला हमारे पास में सही उत्तर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि x का मान 2, 2 दूनी 4 और y की जगह भी आप 2 लगाओगे, यानी 2 × 2 + 2 बराबर कितने हो जाते हैं 6। तो x और y दोनों का ही मान कितना कितना है 2 2। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो क्या है, स है। अगला प्रश्न है कि ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अभी जो पहले मैंने बताया वह है प्रश्न, इसके अंदर पूछा गया कि किस कंडीशन के अंदर मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ए जो है कि b² - 4ac छोटा हो किससे, शून्य से, यानी ऋणात्मक, इस कंडीशन के अंदर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता या वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। इसमें दो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होते हैं और b² - 4ac जब होता है तो दो बराबर मूल होते हैं। तो अभी हमारे जो प्रश्न का उत्तर सही है वो क्या है, b² - 4ac अगर छोटा है शून्य से तो वहां मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 है तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर सीधा ही दिख रहा है कि 3 और 7 के बीच में डिफरेंस हमारे कितने का है, 4 का। तो इसका सही उत्तर द हो जाएगा 4। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास में कि 2 sin 45 और cos 45 का मान क्या होगा। तो मान निकाल के देख लेते हैं। 2 × sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो हल करेंगे, √2 को √2 से जब गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, 2 का 2 में भाग 1 बार जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर है वो स होगा, यानी 1 उत्तर आएगा इसके अंदर। अगला जो प्रश्न है हमारे पास में वो है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है।
देखो इसमें कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक कई बार प्रश्न आ जाता है कि एक वृत्त के कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। कई बार ये पूछा जाता है कि एक वृत्त पे किसी स्थित एक बिंदु पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। और कई बार ये पूछा जाता है किसी बाह्य स्थित बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो बाह्य स्थित बिंदु से तो सिर्फ 2 स्पर्शिका खींची जा सकती है, लेकिन यहां पूछा हुआ है कि वृत्त पर कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है, तो अनंत स्पर्शिकाएं हो सकती है इसके अंदर। फिर अगला प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर, तो हमें उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई और दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हमें जो मैं यही करके बता रहा हूं आपको कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है, यानी कि 2πr(h) बराबर कितना दिया हुआ है 968। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर हमारे पास में नहीं है, लेकिन ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है 11 बराबर कितने है 968। और इसको आगे हल करेंगे तो हमारे हो जाएगा कि 968 इंटू 7 और इनकी हम अगर गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 इंटू 11 आ जाएंगे भाग के अंदर। फिर आगे हल करने के लिए अगर हम इसको और ज़्यादा भाग देंगे तो 11 से यहाँ पे भाग देंगे तो हमारा भाग जा रहा है 8 बार और फिर 8 बार और फिर इंटू 7 बटा में भी हमारे पास में 44 है, 44 का भाग जाएगा 2 बार, यानी r इक्वल 14। यानी इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारे पास में है, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है कि बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक क्या होगा। तो ये हम सबको ही पता है कि जिस अंक की सबसे अधिक बार आवर्ती होती है तो बहुलक वही होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 की आवर्ती सबसे अधिक बार हुई है, तो जिस अंक की सबसे अधिक बार आवर्ती होती है वही बहुलक होता है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ब4। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की, भाज्य संख्या आने की, दोनों की ही प्रायिकता होती है, वो हमेशा क्या होती है 1/2। इसके अलावा सम संख्या आने की और विषम संख्या आने की भी प्रायिकता हमेशा क्या होती है 1/2 ही होती है। फिर हमारे सामने रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न ये है, ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न हैं जो कि अंक सामने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 3 + 2√5 कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके साथ में √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे सामने जो प्रश्न है कि सभी वृत्त सर्वांग सम और वृत्त, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास में समरूप। तो यानी कि सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, तो समरूप होते हैं। सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होते हैं। सर्वांग सम उस कंडीशन के अंदर होते हैं जब त्रिज्याएं बराबर होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास में tan 30 और tan 60 का मान बताइए। तो tan 30 और tan 60 का मान, तो tan 30 का जैसे कि हमें पता है कि मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। तो √3 से √3 के मान क्या होगा 1 होगा। एक वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण हमेशा समकोण बनता है। 90 डिग्री का मान सकते हो या समकोण मान सकते हो। हमेशा कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। फिर अगला प्रश्न है हमारे सामने कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वो x बार, यानी कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। अगला प्रश्न है किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता होती है। अगर घटना असंभव है तो उस घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अगर वही घटना अगर संभव घटना होती तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। फिर अभी हमारे एक एक नंबर वाले प्रश्न और है, और यहाँ पर प्रश्न ये है कि दो चरों वाले
समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखी है। तो इसके तीन जो शर्तें होती है, एक शर्त तो ये होती है कि भाई जो संपाती होते हैं यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या कोई हल नहीं होता, या एक अद्वितीय हल होता है। तो एक अद्वितीय हल होने की जो शर्त होती है वो ये होती है कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है किसके, B1 बट्टा B2 के। फिर अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की मूल ज्ञात करने का जो श्रीधराचार्य का सूत्र है, तो वो श्रीधराचार्य का सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर और बटा 2a। ये इसका सूत्र है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसका मैं योग है वो आपको अलग से ज्ञात करके बता देता हूं कि हमारे पास में एपी है 2, 5, 8, 11 और इसके 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। एपी हमारे पास में थी 2, 5, 8 और 11, यानी ए इक्वल हमारे पास में 2 है, डी सारवंतर है वो हमारे पास में 3 है, और एन हमारे पास में है 12। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो ये तीसरे का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इसका। तो एस एन का हम सूत्र लगा लेंगे। यहाँ पर एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास में है 12 बट्टे 2, 2a यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो हमारे पास में है 3। तो 2 का भाग 6 बार जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 11 तिये हो गए 33। 6 इंटू 33 और 4 कितने हो गए 37, और 37 को 6 से गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42, 4, 18 और 4 22। यानी इस एपी के 12 पदों का योग होगा वो कितना होगा, 222 होगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो इसका चौथा प्रश्न ये है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हमें 4:9 दिया हुआ है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है हमें। क्योंकि हमें पता होना चाहिए किन्हीं भी दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो संगत भुजाएं हमें 4:9 में दी हुई है, तो इनके वर्गों का अनुपात कितना हो जाएगा, 16:81। चूंकि 1 नंबर का प्रश्न है इस वजह से मैं सीधा ही उत्तर लिख रहा हूं, ज्यादा इसको हल करके बताने की जरूरत नहीं है। ये तीसरे का तीसरा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है जिसके अंदर ये है कि सेक 40 बटा कोसेक 50 माइनस सेक 50 बटे कोसेक 40। तो इनको नॉर्मल से हम चेंज कर लेंगे, उसके बाद में हमारा प्रश्न है वो आसान हो जाएगा। कि सेक 40 इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा इक्वल होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो चाहे तो हम सेक को कोसेक में चेंज कर ले, चाहे कोसेक को सेक में चेंज कर ले। तो सेक को अगर कोसेक में चेंज करेंगे तो सेक 40 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक 50, और बटा में क्या है, कोसेक 50 है ही, और सामने जो माइनस का निशान और सामने जो सेक 50 है उसको भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, कोसेक। तो कोसेक कितना हो जाएगा 40, और बट्टे में कोसेक 40 है ही। अब कोसेक 50 बट्टे कोसेक 50, कोसेक 40 बट्टे कोसेक 40, यानी 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी इस 5वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 9 सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर सीधे ही हम 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो 9 इंटू 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 9।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे 9। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक समय एक मीनार की छाया उसकी छाया के बराबर हो जाती है तो उन्नीन कोण ज्ञात कीजिए। यानी ये मीनार है और ये इसकी छाया है, अगर ये दोनों बराबर है तो उस समय यहां पर बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये हमें ज्ञात करना है। चूंकि ये समकोण त्रिभुज बनता है और इस समकोण त्रिभुज के अंदर ऐसा देख लो कि लंब और आधार दोनों बराबर है और यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण आपके बनेगा। वैसे भी अगर हम ये माने कि हमें मान लीजिए ज्ञान नहीं है तो यहाँ पर हम थीटा करते हैं, तो इस त्रिभुज को मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि टेन थीटा इक्वल ए बी बटा बी सी, और टेन थीटा ए बी और बी सी दोनों समान है, इस वजह से हम क्या करेंगे, एक करेंगे। यानी टेन थीटा बराबर एक टेन के अंदर मान होता है वो टेन 45 का, तो टेन टेन यानी थीटा इक्वल कितना आ गया 45। और वैसे भी लंब और आधार अगर बराबर है तो इसका मतलब जो कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न के अंदर हमें जो आकृति दी हुई है इसके अंदर हमें थीटा ज्ञात करना है। सेम एक जैसे ही प्रश्न है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी के अंदर हम लिख लेंगे कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी बीसी बटा ए बी। टेन थीटा बराबर बीसी हमारे पास में 10 है, 10 बटे 10 रूट 3, या फिर टेन थीटा बराबर 1 बटे रूट 3, या फिर हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर टेन 30, क्योंकि 1 बटा रूट 3 जो मान होता है वो टेन 30 का होता है, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 30। यानी ये कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PAPB दो स्पर्श रेखाएं हैं, वो 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो हमें कोण AOB का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारे ठीक इस प्रकार से, ये ऊपर जगह मैं यही आपको करके बता देता हूँ कि एक वृत्त है, इस वृत्त पर ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें ये बताया गया है कि यहाँ बनने वाला कोण है वो 80 डिग्री है। ये कोई P बिंदु है, ये A है, ये B है, यहाँ इसका केंद्र O है। ये हमें कोण ज्ञात करना है। चूंकि हमें पता होना चाहिए ये दोनों कोण हमेशा संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण का मतलब इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 में से ये 80 डिग्री है तो ये कोण हमारे होगा 100 डिग्री का। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:1 में विभाजित करना है हमें। तो हम स्केल के सहारे से खींचेंगे। अभी मैं आपको प्रश्न से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपने स्केल के माध्यम से माप के बताना है। 19 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, इसे 2:1 में विभाजित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 19 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। ये हमारे तीसरे का जो है वो 10वां प्रश्न है। तो आप स्केल के सहारे खींच लोगे, एक 19 सेंटीमीटर का एक सीधा रेखाखंड खींच लोगे। ये आपको 19 सेंटीमीटर का खींचना है। इसको आप ए और इसको बी नाम दे सकते हो। उसके बाद में आपको एक यहाँ पे न्यून कोण बनाना है। अब 2:1 में हमें विभाजित करना है, तो 2 और 1 3, यानी आप अपने प्रकार से बराबर माप के इसके 3 टुकड़े कर लोगे, जिसको आप A1 A2 और A3 नाम दे दोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्केल से इस बी को मिला देना है। अब चूंकि हमें 2:1 में विभाजित करना है, यानी एक तरफ 2 रहना चाहिए, एक तरफ 1 रहना चाहिए, तो अब हमें काम करना है कि A3B जो ये रेखा है, इस रेखा के समांतर A2 से हमें यहाँ से खींचना है। तो आप अपने प्रकार से जो समांतर रेखा खींचने की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ से चाप काटोगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ जो मापना है वो माप के और इसमें ऐसे माप लोगे, और ये जो रेखा होगी वो ठीक इसके समांतर आपको खींचनी है। तो ये जो होगा इसको 2:1 में विभाजित करेगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। एक त्रिज्या खंड है जिसका 11वां प्रश्न है अपना नेक्स्ट। थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री,
त्रिज्या हमें दी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 60/360 इंटू 22/7, आर हमारे पास में 6, 0 6 6, 22 छक्के हो गए 132, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। अगला प्रश्न हमारे पास में है जो 1 नंबर का अंतिम प्रश्न है कि एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो निकाली गई गेंद है वो नीली है। तो नीली होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। चूंकि हमें पता है प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में 3, और कुल परिणाम कितने हैं 3 2 5 और 4 कितने हो गए 9। 3/9 काटने पर हम कर देंगे 1/3। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/3। अब इसके बाद में जो प्रश्न शुरू हो जाते हैं वो 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हमें हल करके ही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर हमें पूछा गया है कि दो संख्या हमें दी हुई है 616 और 32, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए अगर इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि आपको किस विधि से ज्ञात करना है तो आप भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हो और आप चाहो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी कर सकते हो। तो संख्याएं हमारे पास में 32 और 616। क्वेश्चन नंबर 4 संख्याएं हमारे पास में हैं 2, 616 और 32। हमें ज्ञात करना है, दोबारा देख लीजिए एक बार, 616 और 32 का हमें ज्ञात करना है HCF। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं तो हमें 32 का भाग देना होगा 616 के अंदर। तो भाग सर्वप्रथम एक बार ही जाएगा 32, 9 और 2 29। अब हमारा भाग जाएगा हमारा 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 80 लगी 1, 27 और 1 28। हमारे पास में शेष फल जो बचेंगे वो बचेंगे 8, यानी 8 का अब हम कितने में देंगे 32 के अंदर, और 32 के अंदर 4 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो जब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम HCF ज्ञात करने हैं तो अंतिम बार जिसका भाग पूरा पूरा जाता है वही उसका HCF होता है, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमारे पास में जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक हमें दिए गए हैं। एक शून्यांक है 4 और दूसरा शून्यांक है इसका 1, और हमें वो बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में जिसमें हमें दो शून्यक दिए गए हैं, एक 4 है और एक 1 है। हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है इसके अंदर और हमें शून्यांक दिए गए हैं। मतलब दो शून्यांक 4 है तो इसका मतलब x बराबर 4 है और यहाँ x बराबर 1 है, यानी कि x -4 है और x -1 है। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को -1 से गुणा करेंगे तो -x, ये हो गए -4x और ये हो गए +4, यानी x स्क्वायर -5x +4, यानी जो द्विघात समीकरण होगी वो ये होगी x स्क्वायर -5x +4। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि 6x स्क्वायर -x -2 बराबर 0 के सूत्र ज्ञात कीजिए। ये सूत्र ज्ञात करने की जगह यहाँ पर होना चाहिए था शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो हम शून्यांक ही ज्ञात करेंगे। प्रश्न हमारे पास में है 6x स्क्वायर -x -2। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे करूँगा कि 6x स्क्वायर -x -2, 6x स्क्वायर -4x +3x -2, क्योंकि गुणनखंड क्या आने चाहिए -x के जो गुणनखंड होंगे -4x और +3x होंगे
2x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में बचेगा 3x माइनस 2, और यहाँ पर प्लस का एक कॉमन आएगा तो भी हमारे पास में बचेगा 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर होगा 2/3, और 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर होगा -1/2। तो इसके जो दो शून्यांक है वो है एक 2/3 और एक -1/2। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में कि 1 -5 और -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड x को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो 7वां प्रश्न है हमारे पास में। ऐसा समझ लो कि यहाँ हमारे x अक्ष है, x अक्ष है, इसका मतलब x का तो पता नहीं, लेकिन y का निर्देशांक हमारे पास में क्या है, 0 है। हमें अनुपात ज्ञात करना है 1 -5 और -4 5, 1 -5 और -4 5। हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर अनुपात क्या है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर k अनुपात 1 है, और नीचे x अक्ष है, इसका मतलब हमें पता है कि y का निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा, y का निर्देशांक इस जगह पर हमेशा 0 होता है। तो यहाँ अगर हमें हमारे पास में y है तो हम सूत्र लगाएंगे, y इक्वल क्या होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास में m1 m2 है, ये हमारे पास में x1 y1 है, ये हमारे पास में x2 y2 है। चूँकि y हमारे पास में 0 है ही, m1 हमारे पास में k है, गुणा जो y2 है वो हमारे पास में 5 है, प्लस m2 हमारे पास में 1 है, गुणा जो m1 है वो हमारे पास y1 है वो हमारे पास में है -5 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 5k प्लस -5 हो जाएंगे, और यानी कि 5k बराबर 5, यानी कि k बराबर 5/5, यानी k बराबर कितना आ गया, 1, यानी इससे 1:1 में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हमें यह बताया गया है कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जो लगी डोर है उसको अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांधा गया है, जिसका झुकाव है वो 60 डिग्री का है। हमें डोरी की जो ऊंचाई है वो ये ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा समझ लो कि ये कोई पतंग है, यहां से जमीन के साथ में बंधी हुई है, और यहाँ पर जो कोण है वो 60 डिग्री का है, जो ऊंचाई है वो 60 मीटर की ऊंचाई है। इस प्रकार हमारा त्रिभुज जो बन रहा है वो ABC बन रहा है। थीटा है हमारे पास में, इस समकोण त्रिभुज का लंब है और हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, हम sin 60 का इस्तेमाल करेंगे। sin 60 बराबर त्रिभुज ABC के अंदर जो समकोण त्रिभुज हमारे पास में है ABC, उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि sin 60 बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि हम AB बटा AC। sin 60 का मान चूंकि √3/2 होता है, तो बराबर AB हमारे पास में है 60, AC हमें ज्ञात करना है, यानी कि AC √3 बराबर कितने हो जाएंगे हमारे पास में 120, यानी कि AC बराबर हम 120 बटे √3, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3 AC बराबर 120 √3 बट्टे 3, यानी AC हमारे पास में हो जाएगा 40 √3, या फिर हम चाहे तो इसको 40 को गुणा कर सकते हैं। √3 का जो मान होता है 1.732 से जो भी उतरेगा वो इसका हो जाएगा, यानी कि जो डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है, 40 √3 है जो डोरी की लंबाई है वो। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि 6.7 सेंटीमीटर एक लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसको 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। तो ऐसा प्रश्न हमने अभी हल किया ही था, अभी मैं आपको सीधे ही करके बता रहा हूं, लेकिन आपको स्केल और प्रकार के माध्यम से करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका
9वां, जिसके अंदर आपको सबसे पहले 6.7 सेंटीमीटर का एक सीधा रेखाखंड खींचना है, जिसको आप ए और जिस दूसरे को बी नाम दे सकते हो। फिर आपको यहाँ पे न्यून कोण बनाना है। इस बार आपको 2:3 में विभाजित करना है। इसका मतलब आप इसकी 5 बराबर विभाजन कर लोगे, और बराबर विभाजन होने चाहिए सारे। आप प्रकार स्केल के माध्यम से कर सकते हो। इसे आप नाम देते हो A1, A2, A3, A4, A5। जो अंतिम A5 है, A5 को हम मिला देंगे B से। अब चूंकि हमें 2:3 में विभाजित करना है, तो एक तरफ 2 होने चाहिए, एक तरफ 3 होने चाहिए। तो A5B के समांतर हम A2 से जो रेखा खींचेंगे वो इसके समांतर खींचेंगे। समांतर खींचने का तरीका वही, आप जिस प्रकार समांतर रेखा खींची जाती है वैसे ही खींचोगे, यहाँ से ऐसे चाप काटते हुए। तो ये आपके 2:3 यहाँ पे हो जाएंगे। इसके रचना के पद भी आप साथ में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि 5 सेमी त्रिज्या के वर्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है जो कि परस्पर एक दूसरे पर 60 एक दूसरे जो दो स्पर्श रेखाएं उनके बीच में जो कोण बनना चाहिए वो कितने का बनना चाहिए? 60 डिग्री का। त्रिज्या हमें लेनी है 5 सेंटीमीटर, और दोनों स्पर्श रेखाओं का आपस में जो झुकाव होना चाहिए वो होना चाहिए 60 डिग्री का। तो आपको प्रकार से करना है, मैं सीधे ही आपको करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। करना क्या है आपको कि सर्वप्रथम आपको अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर का खोल लेना है। 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलते हुए आपको एक वृत्त बना लेना है। 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलते हुए आपको एक वृत्त बना लेना है। उसके बाद में आप कहीं भी एक त्रिज्या इसकी खींच लोगे। इस त्रिज्या पर आप अपने प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाओगे। 120 डिग्री का क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण और यहाँ मध्य बनने वाला कोण आपस में संपूरक कोण होते हैं। तो वो 60 है तो ये 120 बनेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिज्याओं के साथ में आप 90-90 डिग्री का कोण बनाओगे। तो ये जहां जहां जाके यहाँ भी आपको क्या करना है, 90 डिग्री का ही कोण बनाना है। अपने प्रकार से जिस प्रकार 90 डिग्री का कोण बनाते हैं वैसे बनाना है। इस प्रकार ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, और यहाँ आपके 60 डिग्री का कोण ही बनेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ आपने 90 का बनाई है, यहाँ आपने 90 का बनाई है, ये 120 डिग्री का कोण है। तो 360 में से ये तीनों घटाओगे तो 300 डिग्री हो रहे हैं, तो पीछे कितने का बचेगा? 60 डिग्री का ही बचेगा। दोबारा देख लीजिए। सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। वृत्त के अंदर एक त्रिज्या खींचते हुए उस पर 120 डिग्री का कोण बना के दूसरी त्रिज्या खींची। दोनों त्रिज्याओं पर हमने 90 डिग्री के कोण बनाए। जहां जाकर वो मिलते हैं वहां अपने आप दोनों स्पर्श रेखाएं बीच में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी। आप चाहो तो इनको नाम दे सकते हो। ये PA PB ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई, O इसका केंद्र है। अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास में ये है कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है कि वो दोनों के दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम होते हैं। तो इजी प्रश्न है बिल्कुल। दो त्रिभुज हैं, वो हमें दिए हुए हैं, इनका क्षेत्रफल बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें काम करेंगे कि हमें दिया हुआ है दो त्रिभुज है वो, मान लो ABC और PQR। ये हमें दो दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। हमें ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमें एरिया ABC ये भी हमें दिया हुआ है। समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं और इनका क्षेत्रफल हमें बराबर दिया हुआ है। एरिया ABC बराबर दिया हुआ है एरिया PQR। और सिद्ध हमें ये करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। हमें ये सिद्ध करना है। इतनी चीज दी हुई थी। अब देखो, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो संगत कोण होते हैं वो तीनों के तीनों बराबर होते ही हैं, और साथ में ये है कि इनका अनुपात है वो बराबर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो त्रिभुज है, अगर ये इनका क्षेत्रफल बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ABC
बराबर है किसके, एरिया पी क्यू आर के। और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल चूंकि हम जानते हैं इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर बराबर है क्यू आर स्क्वायर। कोई भी भुजा ले सकते हैं, ए बी और पी क्यू भी ले लेंगे, बी सी और क्यू आर भी ले लेंगे। और बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। इसके अलावा कोण ए बराबर था कोण पी के। इसके अलावा कोण बी बराबर था कोण क्यू के। इन दोनों के पीछे हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, क्योंकि जब त्रिभुज समरूप थे तो उनके जो कोण होंगे वो तो बराबर होंगे ही होंगे। और एक भुजा हमने बराबर सिद्ध कर दिया, दो कोण बराबर सिद्ध है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए एस ए कसौटी से त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इति सिद्धम। सीधी सी बात है, हमें दो त्रिभुज है वो समरूप दिए हुए थे, तो समरूप त्रिभुज दिए हुए थे तो दो कोण तो बराबर थे ही, तीनों के तीनों कोण इस दोनों त्रिभुजों के बराबर थे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक भुजा बराबर बतानी थी, वो हमने इस आधार पर बता दी है कि त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल और बराबर हमें दिए हुए हैं, तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होती है। तो संगत भुजाओं के वर्ग बराबर है, इसका मतलब संगत भुजाएं भी बराबर है। इस आधार पर हमने ए एस ए नियम से त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो घड़ी की जो सुई है वो हमारे लिए त्रिज्या का काम करेगी। तो घड़ी की जो सुई की लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का काम करेगी। तो हमारे लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वो 5 मिनट में, चूंकि हम जानते हैं कि जो घड़ी की एक सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमारे इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि 5 मिनट के अंदर कितने का कोण बनाएगी, तो हमारे कोण बनाएगी 30 डिग्री का। अब इसके द्वारा हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लगा लेंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास में 30 है, बटे में 360 इंटू 22/7 इंटू 14 हल कर लेंगे इसको जितना हो सकता है। थोड़ा बहुत और होता है तो और कर लेते हैं। 22×154/3 जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें दी हुई है गोले की जो त्रिज्या है वो दी हुई है हमें 4.2 सेंटीमीटर, और हमें बेलन की जो त्रिज्या दी हुई है वो हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, गोले की त्रिज्या हमारे पास में है 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या हमारे पास में है वो है 6 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं कि जो बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन किसके बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब के। आर हमारे पास में है नहीं, सॉरी आर हमारे पास में है, ऊंचाई नहीं है, यानी 6 × 6 ऊंचाई बराबर 4/3, और इसकी आर हमें दी हुई है कितनी है 4.2। तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब इसको हम थोड़ा हल कर लेंगे। h बराबर,
काट लेंगे तो 1.4 यानी कि 5.6 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बटा में हम लगा देंगे 6 इंटू 6। थोड़ा हम आगे और हल कर लेते हैं तो 0.7 ऊंचाई बराबर 0.7 हमारे 0.49 हो जाएंगे, यानी 5.6 इंटू 0.49 इनको गुणा करेंगे तो समथिंग हमारे आ जाएंगे 2 समथिंग, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी सेंटीमीटर के अंदर। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न हमारे पास में है कि 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक कोई घनाभ है और उसके 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm ऊंचाई वाले हमें चांदी के सिक्कों के रूप में पिघलाना है, तो कितने सिक्के बनेंगे? हमें ज्ञात क्या करना है इसके अंदर कि चांदी के सिक्के हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है, और हमें दिया हुआ है जो घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो हमें दी हुई है। तो मैं इसमें सीधा ही आपको प्रश्न हल करके ही बता रहा हूँ कि अगर हमें जो सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो हम सीधा इसमें लिख लेंगे कि सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा एक सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन का मतलब हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और एक सिक्के का आयतन, सिक्का हमेशा बेलन के आकार का होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो घनाभ की जो भुजाएं है वो हमें दी हुई है 5.5, 10 और 3.5। 5.5, 10 और 3.5, 22/7। आर हमें दी हुई है वो 1.75 इंटू 1.75, और जो ऊंचाई इसकी मोटाई हमें दी हुई है वो 2 mm दी हुई है। जो बेलन की जो मोटाई है वो 2 mm दी हुई है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिख लेंगे 0.2। अब इसको हम हल कर लेंगे, जितना हल हो सकता है इतना हल कर लेंगे। क्योंकि 2 का भाग हमारे 5 बार चला जाएगा, इसके अलावा यानी कि 0.5 इंटू 5 इंटू 35/7 है, उसको भी ऊपर कर लेते हैं, 2 इंटू 1.75 इंटू 1.75। इन सबको गुणा करके और भाग देंगे तो हमारे पास में 400 आ जाएंगे, यानी कि इसके 400 सिक्के बनेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस बारंबारता बंटन का हमें माध्य ज्ञात करना है। बंटन सारणी है वो हमें दी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर एक्स और एफ हमें दिया हुआ है, वर्ग अंतराल वाले नहीं है, सीधा एक्स हमें निकाल के दिया गया है जो कि कितना है 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। और इसकी जो बारंबारता है वो हमें दी गई है 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। तो हम इसमें क्या ज्ञात कर लेंगे, एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे, यानी एफ और एक्स की हम गुणा करते जाएंगे या लिखते जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे पास में 20 छक्के 120, गुणा करेंगे 330, 280, 200, 240, 140 और 80। क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इनका योग कर लेते हैं 0,
29 13। सिग्मा एफ का भी योग कर लेते हैं तो 35। यानी सिग्मा एफ हमारे पास में है 35 और सिग्मा एफ एक्स है वो हमारे पास में 1390। तो माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का साधारण सा सूत्र है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि हम क्या करेंगे 1390 बटा 35, 1390 के अंदर 35 का भाग देंगे, जो उत्तर आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो समथिंग ये 39.7 बार इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका माध्य हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि दो खिलाड़ी ए तथा बी टेनिस के एक मैच को खेलते हैं। यदि यह ज्ञात है हमें कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता है वो 0.38 है, और हमें ज्ञात करना है कि बी के मैच जीतने की क्या प्रायिकता होगी। तो अगर एक की हमें प्रायिकता दी गई है, दूसरे की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सीधी सी बात है कि हम एक में से 0.38 घटा देंगे, वही हो जाएगी। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता होगी, क्वेश्चन नंबर 16, बी के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर होगी 1 माइनस बी के मैच जीतने की प्रायिकता जो भी होगी, यानी 1 माइनस 0.38 मतलब 0.62, यानी बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.62। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एक एपी हमें दी गई है। इस एपी के अंदर 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 81 हो जाए, यानी पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें दिया गई है एपी 17, 15 और 13। 17, 15 और 13, 17 नंबर प्रश्न है हमारे पास में। 17, 15, 13 हमें एपी दी गई है। मतलब ए हमें दिया गया है 17 है, डी हमें दिया गया -2 है, एन हमें ज्ञात करना है, एस एन हमें दिया गया है कि 81 है, यानी एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होना चाहिए 81 होना चाहिए। एन हमें ज्ञात नहीं है, 2 इंटू 17 प्लस एन का पता नहीं है, लेकिन डी हमारे पास में -2 है बराबर 81। एन बटे 2, 34 प्लस -2 एन प्लस 2 बराबर 81। एन बटे 2 ब्रैकेट 34 और 2 हो जाएंगे 36 -2 एन बराबर 81। आगे और हल करेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 18 एन माइनस एन स्क्वायर बराबर 81, या फिर पक्षांतरण करेंगे तो एन स्क्वायर -18 एन प्लस 81 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गई हमारे पास में। तो एन स्क्वायर -9n प्लस 81 एन -9 माइनस के 9 एन -9, तो n-9 और n-9, n बराबर कितने हो जाएंगे 9, और यहाँ भी n बराबर कितने हो जाएंगे 9। यानी अगर 81 हमें ज्ञात करना है तो पदों की संख्या कितनी लेनी होगी, पदों की संख्या होगी हमारे पास में 9। 17, 15, 13 अगर एपी आगे और बढ़ानी है, योग 81 करना है, तो हमारे पास में पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए 9 होनी चाहिए। 18वां प्रश्न है हमारे सामने कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हमें यह सिद्ध करना है। तो निर्देशांक हमारे सामने है 2, -2, -2, 1 और 5, 2।
ऐसा समझ लो कि त्रिभुज ए बी सी के हमारे पास में 3 शीर्ष है, ए बी और सी। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले मान लीजिए हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, -2 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 और 2 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 और 9 हो गए 25 का रूट हो जाएगा 5। यानी हमारे पास में ए बी की जो दूरी है वो हमारे पास में आ गई 5। इसके बाद हम दूरी याद कर लेते हैं बी सी की। बी सी की दूरी ज्ञात करने के लिए हम बी और सी के निर्देशांक लेंगे। तो 5 -2 के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस 2 में से 1 का स्क्वायर 1 होगा, हो गए रूट 50। 50 का रूट निकलेगा नहीं, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम ज्ञात कर लेते हैं एस सी के बीच की दूरी। एस सी की दूरी ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक जो लेंगे वो लेंगे हम 2 - 2 और 5 2 की। तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 हो गए 25, और 25 का रूट हो जाएगा 5। अब हम देख रहे हैं कि ए बी और ए सी हमारे पास में 5 है और बी सी है वो रूट 50 है। तो हम लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बराबर बी सी स्क्वायर। ए सी हमारे पास में 5 है, ए बी हमारे पास में 5 है और बी सी हमारे पास में है रूट 50। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 50, 50 बराबर 50। अतः हम क्या कह सकते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है। अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, और ये हमने इसके अंदर सिद्ध कर दिया है। यानी ये एक समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि आंकड़े हमें दिए हुए हैं और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो दिए हुए आंकड़ों का हम माध्य ज्ञात करेंगे। बारंबारता बंटन सारणी हमारे पास में बनी हुई है। इस बंटन सारणी को हम यहां पर बना लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 19 है, वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है, बारंबारता भी दी हुई है हमें 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। 7, 6, 9, 13, 20, 5, 4। मध्यमान x हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है उनका मध्यमान, तो मध्यमान होगा 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब हम fx ज्ञात कर लेते हैं। 84, 84, 144,
234, 400, 110, 96। अब हम इनका योग कर लेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर योग करेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 22 2 10 और 2 12 3 15 15 और 4 19 19 और 8 27 27 और 8 35 5 3 4 3 7 और 9 10 1 11 1152। और इसी प्रकार हम सिग्मा एफ कर लेंगे जो हमारे पास में आएगा 64। माध्य याद करना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि 1152 बटे 64 और 64 का भाग जाएगा 18 बार, यानी इसका माध्य कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यानी प्रश्न नंबर जो 20 है वो ये है कि ऐसा समझ लें कि ओ वृत्त का केंद्र है, एल और एम वृत्त की स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध करना है एल समांतर एम। सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, एल स्पर्श रेखा है। इस वजह से यहां बनने वाला जो कोण है वो कोण एक समझ लो, कोण एक बराबर होगा 90 डिग्री के, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। और इसी प्रकार कोण दो जो यहां बनेगा वो भी कितना होगा 90 डिग्री। मतलब कोण एक बराबर हो गया कोण दो बराबर हो गया 90 डिग्री। अब चूंकि ए बी तिर्यक रेखा है, एकांतर कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि एल समांतर है एम इति सिद्धम। क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, और अगर एकांतर कोण बराबर है तो वो रेखाएं भी क्या होती है समांतर होती है। अब जो प्रश्न है हमारे सामने वो 4 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 21वां जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का प्रश्न है, और इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। समीकरण हमें दी हुई है, इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो 2x प्लस वाई इक्वल 6 और 2x माइनस 3y इक्वल 2। तो सबसे पहले हम इनके मान निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण के अंदर हम अगर मान निकालेंगे तो y बराबर 6 माइनस 2x, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी y का मान हो गया 4। इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि y का मान हो जाएगा 2।
इसी प्रकार x बराबर 3 रखने पर y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 3, यानी y बराबर 0। तो तीन तीन मान हमने ज्ञात कर लिया पहली समीकरण से। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में ज्ञात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3y बटे 2। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 0 बटा 2, यानी x का मान हो जाएगा 1। y बराबर 2 रखने पर x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 बटे 2, यानी 3 इंटू 2 6 हो गए, 6 और 2 8, मान आ जाएगा 4। हम चाहे तो मान ऋणात्मक भी रख सकते हैं, -2 रख के देख लेते हैं। -2 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू -2 बटे 2। x बराबर हो जाएगा हमारे माइनस के 6 में से 2 जाएंगे तो -4, 2 का भाग जाएगा -2 बार, यानी x का मान -2। x y, x का मान हमने 1 2 और 3 रखा था, तो क्रम से 4 2 और 0 y का मान आया था। इसी प्रकार इस तरफ देख लेते हैं। x y, y के मान रखे थे हमने 0 2 और -2, x के मान आए थे हमारे पास में 1 4 और -2। अब हम इसको ग्राफीय रूप में आगे व्यक्त करेंगे। तो आप स्केल से एकदम बना लेना, मैं एक बार सीधा ऐसे बना रहा हूं। ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष हो जाएगा। ये मूल बिंदु है, यहां से 1 2 3 4 5 6, और इसी को अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल एकदम बने हुए होंगे, उस हिसाब से हम उनको मान रख देंगे। 1 2 3, 1 2 3, इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे। इस तरफ -1 -2 -3, और नीचे भी -1 -2 -3। अब जैसे अपने को मान रखना है 1 4, यानी x का 1 और y का 4, एक बिंदु इस जगह पर बन जाएगा। फिर 2 2 पर, यानी अगला बिंदु हमारा इस जगह पर बन जाएगा, और फिर 3 0, यानी इस जगह पर बन जाएगा। इस प्रकार हमारे ये तीनों एक सीध में एक रेखा के अंदर ही आएंगे। दूसरे मान भी इसी प्रकार हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। इसके अंदर प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये माइनस प्लस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। पैमाना भी हम लिखेंगे साथ में, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो जाएगा, क्योंकि यही लिया है हमने। प्रश्न संख्या 21, 22 और 23 के अंदर हमारे पास में विकल्प मौजूद रहेंगे। हम अथवा के दोनों प्रश्नों में से कोई एक हल कर सकते हैं। तो इसके दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, दोनों में से कोई भी हम एक प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी प्रकार 22वें प्रश्न में भी हमारे पास में विकल्प मौजूद होंगे, चाहे तो हम पहला कर सकते हैं, चाहे हम दूसरा प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इसमें 22वें प्रश्न के अंदर हम हल करते हैं। कोश ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए।
इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो इसके सबसे पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS वो ही ले लेते हैं। इसका लघुत्तम ले लेंगे हम सबसे पहले। तो 1 + sin A और कोस ए इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो 1 + sin कोस को कोस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा cos² A प्लस कोस कोस यानी 1 + sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos² A प्लस 1 + sin का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + sin² A प्लस 2 sin A 1 + sin A cos A। चूंकि sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1 होता है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 + 1 प्लस 2 sin A बटा 1 + sin A cos A। यहाँ हम लिख लेंगे चूंकि sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1 होता है। 1 और 1 2 प्लस 2 sin A बटा 1 + sin A cos A। दो इनमें हम कॉमन ले लेंगे तो 1 + sin A बटा 1 + sin A cos A। 1 + sin 2 बटे cos A या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 sec A यहां पर लिख सकते हैं चूंकि cos θ बराबर क्या होता है 1/sec θ। इति सिद्धम, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था। अंतिम प्रश्न जो इसका है जिसके अंदर हमें पूछा हुआ, इसमें भी विकल्प मौजूद रहेगा लेकिन हमें इसमें पूछा हुआ है बहुलक और माध्य। तो माध्य हम पहले एक प्रश्न के अंदर ज्ञात कर चुके हैं, सेम वही तरीका होगा। तो इसके अंदर बहुलक हम ज्ञात कर लेते हैं, इस प्रश्न का बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। हालांकि वैसे अगर परीक्षा के अंदर हमें दोनों ही ज्ञात करने हैं, अगर दो पूछ लिए जाए तो माध्य बहुलक और माध्यक तीनों में से अगर कुछ भी दो पूछ लिए जाते हैं तो हमें दोनों ही हल करने हैं। लेकिन अपने पहले एक प्रश्न के अंदर माध्य हल कर लिया है तो अभी मैं इसका एक बहुलक याद कर लेता हूं। तो बहुलक वर्ग में हमें अन्य कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती। जितना हमें प्रश्न दिया हुआ है उसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि किस वर्ग की सबसे अधिक बार आवर्ती है। तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार जो आवर्ती है वो 35 से 45 वर्ग की है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है वो मैं लिख लेता हूं यहां पर। बहुलक L + F1 - F0 बटे 2F1 F0 F2 इंटू H। सबको मैं अलग अलग लिख लेता हूं यहां पर। जो सबसे अधिक बार जिसकी आवर्ती होगी वो F1 होगा, यानी हमारे पास में कितना है 23। उससे ठीक पहले की जो बारंबारता होगी वो F0 होगा, यानी कि होगा 21। और उससे ठीक बाद में की होगी वो F2 होगा, यानी कि होगा 14। और माध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम H से लिखेंगे, यानी कि 10। इसके अलावा L यानी कि जो अपने बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है उसको हम L से लिखेंगे। तो L हमारे पास में है 35। अब हम मान रख देंगे तो बहुलक बराबर L हमारे पास में 35 प्लस 23 माइनस 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 गुणा 10। 35 प्लस 2/46 माइनस 35 इंटू 10। 35 प्लस 20/11।
35 प्लस 11 का भाग देंगे तो 1.98 समथिंग 1.8 बार जाएगा, यानी कि 36.8 इसका लगभग जो है वो उत्तर हो जाएगा।